हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल बियॉन्ड थॉट। मैं रेवती रमन देवांगन स्वागत करता हूँ आज सभी का इस लेक्चर पे, जिसका मेन थीम है दैट इज़ सीक्रेट्स ऑफ पेपर 7। ये थीम क्यों लिया गया है कि सीक्रेट्स, बिकॉज समथिंग दैट इज़ रिटन बट आप सब उसको नेगलेक्ट कर देते हो, है ना। समथिंग दैट इज़ रिटन बट आप लोग उसको देख नहीं पाते हो। तो लेट्स सी देम थ्रू अ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ठीक है, थोड़ा सा साइकोलॉजी लगा के इसको रीड करने का कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि इस पेपर में अगर कुछ क्वेश्चन आएगा तो उसको हम लोग डील कैसे करेंगे। बिफोर दिस मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ अबाउट द पेपर 7। पेपर 7 3 भाग में बटा हुआ है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। फर्स्ट पार्ट बोलता है वेलफेयर एंड डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स के बारे में। सेकेंड वन इज़ इंटरनेशनल एंड नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन को लेके। और जो थर्ड पार्ट है वो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एज अ रोल इन HRD, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो कैसे हेल्प कर रहे हैं। क्लियर है? नाउ सी, आप लोग जब क्वेश्चन को देखना चालू करोगे ना, लाइक कि प्रीवियस ईयर का पेपर को, यू विल गेट समथिंग इन कॉमन। वो कॉमन क्या है कि ऐसा क्या है इस पेपर में जो सब के सब डरे हुए हैं इससे। मोस्टली बिकॉज करंट से रिलेटेड है ये पेपर। करंट अफेयर्स का वेटेज थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा। बट समथिंग जो कि सबके लिए एडवांटेजियस है वो क्या है कि लिमिटेड पढ़ना है। क्यों लिमिटेड पढ़ना है? जो चीज़ें डायरेक्टली मेंशन्ड है ना वही चीज़ें आपको पढ़नी है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि जो PYQ है वो बता रहा है कि इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। लाइक दे वर आस्किंग रोल, ऑब्जेक्टिव, गाइडलाइन, फंक्शन, है ना। ये सारी चीज़ें पूछते हैं किसमें? पार्ट 1 पे। पार्ट 2 में क्या पूछेगा? रोल, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रक्चर, इवेंट का नाम, पर्सनालिटी का कंट्रीब्यूशन, है ना। और डेली लाइफ में जो कंटेम्प्रेरी अपना लाइफ चल रहा है उसमें इनका रेलेवेंस क्या है, यही पूछ रहा है। थर्ड पार्ट से क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि जो एक पर्टिकुलर बॉडी है या फिर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे फंक्शन कर रहा है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यही सारा चीज़ यही पूछता है और कुछ तो नहीं पूछता है। बट गोइंग इन टू डीपर लेवल, अब पढ़ना क्या है इसमें, मतलब पढ़े क्या, मतलब ऐसा कौन सा सोर्स यूज़ करें जो हमको हेल्पफुल हो, है ना, पढ़ने में। मैं एक ही सजेशन दूंगा, माय सजेशन वुड बी बेसिक बुक पढ़ो। जो भी बुक मार्केट में अवेलेबल है ना वही पढ़ना है। बस उसको सिलेबस से कनेक्ट करना है कि हमको क्या चाहिए, और इसका रेलेवेंस जो है वो बताएगा PYQ। ठीक है, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो इसका रेलेवेंस बताएगा। इतना अगर आप करोगे तो आपको एवरेज मार्क मिलेगा, है ना, एवरेज मार्किंग मिलेगी। और अगर आपको अबव एवरेज मार्क चाहिए तो आपको सिलेबस को थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि जब आप लोग सिलेबस को देखते हो ना तो आपको दिखता है कि इसमें पहले पार्ट में सिर्फ एक्ट ही एक्ट है या फिर स्कीम्स है और कुछ नहीं है इसके अलावा। यही प्रॉब्लम होता है। लेकिन जब मैं इसी सिलेबस को देखता हूँ तो मुझे 2 कीवर्ड्स मिलते हैं और इन कीवर्ड्स पे पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। लाइक कि वो 2 कीवर्ड कौन कौन से हैं? दैट इज़ वेलफेयर और डेवलपमेंट फॉर फर्स्ट सेक्शन। ठीक है, पहले पार्ट के लिए कौन सा है? वेलफेयर और डेवलपमेंट। इफ़ यू नो दिस 2 कंपोनेंट, मतलब ये 2 जो सेक्शन है इसके अगर आप कंपोनेंट समझने का कोशिश करोगे ना तो आपके लिए आंसर देना इजी हो जाएगा। लाइक कि सारे कंपोनेंट सारे एक्ट्स में इंक्लूडेड नहीं है ना। जो कंपोनेंट्स इंक्लूडेड हैं उनको हमको ऐड करना है। लाइक सी, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेलफेयर एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ डेवलपमेंट। कंपोनेंट क्या है वेलफेयर का? फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब पैसे दे देना, लाइक कि महतारी वंदन योजना। ठीक है, दूसरा इस है हेल्थ केयर, खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। तीसरा एजुकेशन, रूसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान या फिर समग्र शिक्षा अभियान। हाउसिंग, PM आवास योजना। एम्प्लॉयमेंट दैट इज़ मनरेगा।
चाइल्ड एंड फैमिली सपोर्ट, सोशल सर्विस, लीगल एड, कम्युनिटी सपोर्ट। कम्युनिटी सपोर्ट कैसे? SC/ST, प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज़ एक्ट, यही सारी चीज़ें मेंशन्ड है कहाँ पे? आपके जो पार्ट 1 के सिलेबस है उसमें। क्लियर है? वेलफेयर का जो मेन काम होता है ना, वो होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना और स्टेबिलिटी और वेलबींग प्रोवाइड करना। किसको? सोसाइटी को, विद इन द समाज। क्लियर है? अब ये सारी चीज़ें मैं बोल क्यों रहा हूँ कि समाज में ये होना चाहिए, समाज में ये काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, क्यों? क्योंकि देयर इज़ अ वर्ड मेंशन इन योर सिलेबस का पार्ट 1, उसमें बोला गया है कि जो सोशल लेजिस्लेशन है जिसके बारे में आपको पढ़ना है ना, वो एक मीन है, एक ज़रिया है, क्या? सोशल ट्रांसफॉर्म का, मतलब समाज में बदलाव लाने के पीछे एक सामाजिक कार्य है। क्लियर है? समझ में आ रहा है कैसे? लाइक कि अगर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, किसी के पास घर रहेगा, तो वो अच्छे से काम कर पाएगा। अगर कोई आदमी अच्छे से काम कर पा रहा है, मतलब वो समाज में प्रोडक्टिविटी ला रहा है, प्रोडक्टिविटी के साथ साथ इंटेलेक्ट ला रहा है। इंटेलेक्ट मतलब एक अलग तरीके का सोच जो कि उस समाज को आगे बढ़ाएगा। क्या ये एक सोशल लेजिस्लेशन है जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के ओर काम कर रहा है, सामाजिक बदलाव के ऊपर काम कर रहा है? क्या समझ रहे हो आप लोग? वैसे ही हाउसिंग इज़ अ पार्ट ऑफ वेलफेयर। क्यों? क्योंकि जो 3 बेसिक नेसेसिटी है किसी भी मानव के लिए, बेसिक नेसेसिटी में कौन कौन सा? रोटी, कपड़ा और मकान, यही 3 बेसिक नेसेसिटी है। अगर आप मकान प्रोवाइड करोगे, दैट इज़ यू आर गिविंग देम द शेल्टर, एक रहने के लिए जगह दे रहे हैं उनको, वो लोग अपने हेल्थ में उससे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, एक जगह पे रह के वो लोग अपना लाइवलीहुड अच्छा कर सकते हैं, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर काम हो सकता है। समझ रहे हो? इस हिसाब से क्या हो रहा है कि सोशल लेजिस्लेशन के थ्रू आप सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हो। क्लियर है? यही है फर्स्ट पार्ट का मेन थीम। अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं है ना, तो एक बारी सिलेबस को फिर से रीचेक करना कि उसमें लिखा क्या है, क्या ये वर्ड लिखा है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ या फिर ऐसे ही हवा में बात कर रहा हूँ। क्लियर है? याद रहेगा। नेक्स्ट वन वुड बी डेवलपमेंट का कंपोनेंट। जब भी डेवलपमेंट का बात आए ना, तो आप इसको 5 सब कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हो। मतलब 5 आयाम होते हैं जो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एनवायरनमेंटल और कल्चरल। क्या ये सब सेपरेट एंटिटीज़ हैं? मतलब क्या ये अकेले अकेले डेवलपमेंट में भाग लेते हैं? नहीं, मेरा बोलना है कि ये सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, वन और दी अदर वे। लाइक कि अगर किसी कल्चर का प्रमोशन होगा, उनको एक लेजिस्लेशन के थ्रू में इम्प्रूवमेंट मिलेगा, तो क्या उनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा? लाइक OBC, उनको जब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ाया गया, तो क्या उनके कल्चर में सुधार हुआ? क्या उनका सोशल स्टेटस ऊपर हुआ? लाइक इन UP एंड बिहार, जहाँ पे सबसे ज़्यादा OBC वोट है ना? समझ रहे हो? ऐसे ही क्या किसी को पैसा देने से वो सिर्फ पैसे पे ही काम कर रहे हैं, या फिर उसका पॉलिटिकल और सोशल इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है? एग्जाम्पल, महतारी वंदन योजना। इस पैसे का उपयोग क्या सिर्फ वो लोग कंजम्पशन के लिए करेंगे, मतलब सिर्फ खाने के लिए कर रहे हैं क्या? नहीं, वो लोग कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए भी कर रहे हैं। अगर इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं तो उनका पॉलिटिकल कंडीशन भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट से उनके हाथ में आएगा पैसा, और पैसे से वो लोग अपने आप को स्टेटस इम्प्रूव कर पाएंगे। दैट वुड गिव देम द पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल अरेना। क्लियर है? याद रहेगा। अब एक चीज़ और, हाउ टू यूज़ देम, मतलब इन सब को यूज़ कैसे करूँगा अभी मैं अपने आंसर पे। लाइक ये आपने जो जो एक्ट जो देखा होगा ना, उसमें कहीं ना कहीं ये सारे एंगल एडअप करने हैं। बाकी जो कॉमन एस्पायरेंट्स होंगे ना, वो लोग एक जेनरिक आंसर लिखेंगे जो कि बेसिक बुक मार्केट में अवेलेबल है, उसको यूज़ करके। आपको बस क्या करना है, उसमें एक छोका लगाना है, जैसे तड़का लगाना है किसका? कुछ वर्ड्स का जो डायरेक्टली मेंशन्ड है आपके सिलेबस में। दैट वुड बी वेलफेयर एंड डेवलपमेंट। अगर आप ये दोनों चीज़ों को ठीक से यूज़ कर पाए ना अपने आंसर में, यू विल बी गिवन +1 मार्क्स फॉर श्योर। और ये मैं बेवजह नहीं बोल रहा हूँ, इट्स अ प्रूवन थॉट, इसी वजह से आप लोग को बताया जा रहा है। अदरवाइज बेवजह की बात करने का कोई मतलब नहीं होता है ना। ठीक है? क्लियर है? नेक्स्ट वन वुड बी, अब आगे की बात,
इस पे दो और सब सेक्शन है, कौन कौन सा, विथ रेफरेंस टू छत्तीसगढ़ के रेफरेंस में जो लॉ है उनके लिए भी सेम प्रोसीजर यूज़ कर सकते हैं, वैसे ही वेलफेयर स्कीम ऑफ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, इसमें भी दो वर्ड लिखा है, वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, दैट इज पीपल ओरिएंटेड, पीपल ओरिएंटेड डेवलपमेंट। क्या क्या आ सकता है इसमें, पीसा आ सकता है ना, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आ सकता है। क्लियर है, समझ रहे हैं, ठीक। अब एक चीज़ और, विकास के पीछे दैट इज डेवलपमेंट के पीछे कुछ एम होता है या फिर कुछ मोटो होता है, उसके पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। वो ऑब्जेक्टिव क्या है, पॉवर्टी को ख़त्म करना है पहली बात तो, दूसरा है सबको सामाजिक न्याय और इक्विटी प्रोवाइड करना है, ठीक है। उसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोवाइड करना है, समरसता लानी है, प्रॉस्पेरिटी लानी है, समृद्धि लानी है, ठीक है। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, रेजिलियंस और सस्टेनेबिलिटी लाना है, पीस को बढ़ावा देना है, सिक्योरिटी को बढ़ावा देना है, एनरिचमेंट होना है, डाइवर्सिटी को बढ़ावा देना है ना। इन सब के थ्रू क्या होगा कि हम लोग एक दूसरे से अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे, सब एक दूसरे से क्या बोलना चाहिए, मिलजुल के रहेंगे, और ये दोनों मिलके जो स्टेबिलिटी है ना, वेलफेयर और डेवलपमेंट, एक दूसरे के साथ मिलके एक क्या बोलना चाहिए, बेटर फ्यूचर का वे दिखाएंगे, दैट इज़ द फाउंडेशन फॉर बेटर फ्यूचर। समझ रहे हैं, क्लियर है, याद रहेगा। देखो इसके पीछे ना आप लोग डॉक्यूमेंट में बाद में देखोगे कि कुछ कुछ क्वेश्चन का जो थीम है ना वो मैं सेपरेट करके रखा है, लाइक इट्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन, यहाँ पे ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये 8 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं इस सेक्शन से, 2 ही थीम पे पूछा गया है, आप लोग देख सकते हो, और ये है 15 मार्क्स का थीम। कोई सा भी एक सब्जेक्ट उठाए हैं, सब्जेक्ट इन द सेंस कि सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वो वुमन हो सकता है, वो चाइल्ड हो सकते हैं, वो डिप्राइव्ड क्लास भी हो सकता है ना, या फिर डिसेबल्ड क्लास भी हो सकता है, या फिर कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी है, SC ST OBC, इनको लेके कोई लेजिस्लेशन है, उसमें गवर्नमेंट का क्या एफर्ट है वो पूछ लिया है, उनके साथ प्रॉब्लम क्या है वो पूछा गया है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिए गए हैं, लाइक कि जब SC ST कमीशन बना था, है ना, SC ST कमीशन समझ रहे हो आप लोग, SC कमीशन ST कमीशन 338 आर्टिकल, है ना, क्लियर है। और क्या बोलना चाहिए, वुमेंस को लेके आर्टिकल 15 में इक्वालिटी की बात होती है, चाइल्ड्स के लिए भी, ठीक है, आर्टिकल 16 भी यहाँ पे आएगा, क्लियर है। गार्जियंस की बात करते हैं DPSP में, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में आ सकते हैं। मतलब ये जो पेपर है ना, इसको आप इंडिविजुअल हैंडल नहीं कर सकते हो, आपको इसको हैंडल करने के लिए एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच चाहिए, जो कि विद इन द सिलेबस आपको दिया हुआ है ना। तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। करना क्या है, हमको हर एक पॉइंट जो सिलेबस में लिखा हुआ है ना उसको अपने दिमाग में बैठा के रखना है, ताकि हम इस पेपर में यूज़ कर सकें। क्लियर है, चलो ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन इज अबाउट स्पोर्ट्स इवेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन देखोगे आप लोग को समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें पूछता है, दैट इज रोल, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, गाइडलाइन वगैरह वगैरह, फंक्शन, ऑब्जेक्टिव, जो भी है यही सब चीज़ें पूछ रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछता है, ठीक है। तो जो जो चीज़ें पूछा हुआ है ना उसको मैं एक लिस्ट बना के दे दिया हूँ आपको, यहाँ पे आप यहाँ पे चेक कर लेना। मैं बस आपको समझाने का कोशिश करता हूँ कि आपको क्या पढ़ना है और क्या चीज़ें छोड़नी है, ठीक है। लाइक सी देयर इज एशियन बैंक, एशियन बैंक लिखा है, आप लोग पहले तो कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या क्या पढ़े हैं अभी इसमें, तो मेरे हिसाब से इट्स AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, नेशनल डेवलपमेंट बैंक और ये एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये 3 चीज़ें आप लोग याद रखोगे। क्लियर है। अब उसके बाद बात आती है कि और 2 बैंक है हमारे पास, IMF और वर्ल्ड बैंक। तो ये है अमीरों का बैंक, कौन है अमीरों का बैंक, इट्स IMF, और गरीबों का बैंक कौन सा है, वर्ल्ड बैंक। सो एज अ कल्याणकारी राज्य या फिर एक कल्याणकारी स्टेट या फिर कंट्री या फिर नेशन या फिर पूरा वर्ल्ड जब गरीबों को लोन देगा ना तो उसका कंडीशन लिमिटेड रखेगा, मतलब एकदम ज़्यादा टफ कंडीशन नहीं रखेगा। वो उनको बोलेगा कि भैया 1% का ब्याज देना मुझे, या फिर एक काम करो जब काम हो जाए तुम्हारा तब तुम मुझे बस वो पैसे वापस लौटा देना। ये होगा क्या, सिंपल कंडीशन। और अमीरों का देश है, रॉबिन हुड है ये,
क्या करेगा, अमीरों को बोलेगा, मतलब डेवलप्ड कंट्रीज़ को बोलेगा कि हम आपको पैसे तो दे रहे हैं, ठीक है, मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, लेकिन मेरा कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि आपको अपना कैपिटल को ना, मतलब जो आपका एसेट है या फिर रूपी है, उसको डिवैल्यू करना पड़ेगा, डिप्रिशिएट करना पड़ेगा। क्लियर है? मतलब अगर डॉलर जो है, $1 इज इक्वल टू पहले 70 रुपये था, तो आपको इसको डिप्रिशिएट करके $1 इज इक्वल टू 80 रुपये करना पड़ेगा। ये मेरा कंडीशन है। क्यों? इसके पीछे वजह भी देगा कि अगर आप ऐसा करोगे ना तो आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और एक्सपोर्ट बढ़ेगा मतलब आपके पास पैसे आएंगे। क्लियर है? ऐसा एक कंडीशन लगा देगा, ये याद रहेगा। अब देखो, बाइलेटरल रिलेशन लिखा हुआ है आपके सिलेबस में, तो बाइलेटरल रिलेशन का मतलब क्या होगा, इंडिया और साथ में कोई सा भी अलग राज्य, यूएसए के साथ कैसा रिलेशन है, रशिया के साथ कैसा है, चाइना के साथ कैसा है, ये सारा बेसिक कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी के टाइम पे कौन कौन से हैं, 2+2 वाले। क्यों? क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, इंडिया इज हैविंग 2+2 मिनिस्टीरियल टॉक विथ कौन कौन से नेशन, है ना। अभी के टाइम पे हम लोग कितने नेशन के साथ कर रहे हैं, कमेंट में बताइएगा। क्या ये 6 हैं, क्या ये 7 हैं? और अगर ये आपको पता है कौन कौन से नेशन के साथ हमारा 2+2 है, तो वो भी आप लोग मुझे मैसेज कीजिएगा, ठीक है। क्लियर है? याद रहेगा। अब उसके बाद ब्रिक्स पढ़ना जरूरी है क्या? एब्सोल्युटली, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल। क्यों? क्योंकि इसका एक्सपांसन हुआ है। जो पहले 5 कंट्रीज हुआ करते थे ब्रिक्स में, अब कितने हैं? 10। अर्जेंटीना नहीं है क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम पे रिजेक्ट कर दिया। क्लियर है? ऐसे ही एक और टर्म मेंशन्ड है, दैट इज़ रीजनल। तो रीजनल में आसियान आएगा, बिम्स्टेक आएगा, क्वाड आएगा। मतलब क्या है बोलने का, कि जिसमें जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट करता है ना, ऑब्जर्वर स्टेट है ना आसियान के लिए इंडिया, और इनका इकोनॉमिक पार्टनर भी है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसलिए हमको क्या क्या पढ़ना है, आसियान, बिम्स्टेक और क्वाड। क्वाड क्यों? क्योंकि ये कौन सा है, इंडो पैसिफिक रीजन पे है। क्लियर है? याद रहेगा। ठीक है, चलो ये तो हो गया ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कि स्पोर्ट्स में क्या क्या पढ़ना है। नाउ लुकिंग एट द स्पोर्ट्स वाला सेक्शन ना, जो उसमें मेन थीम है स्पोर्ट्स को लेके, उसमें क्या क्या पूछा हुआ है, पर्सनालिटी। पर्सनालिटी मतलब सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, मिथाली राज, है ना। इसके अलावा रूल पूछा हुआ है या फिर इवेंट्स को पूछा हुआ है। तो अब इसमें इवेंट्स कौन कौन से याद रखना है हमको, एशियन गेम्स और ओलंपिक्स, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस ईयर, है ना। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स आपको और ध्यान रखना है वो है क्रिकेट, हॉकी और चेस। फीफा का क्रेज़ है विद इन द यूथ, बट फीफा को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं है इंडिया में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम जो है अभी के टाइम पे वो कौन सा है, क्रिकेट इटसेल्फ। जस्ट बिकॉज कि हमारा नेशनल गेम है हॉकी, इसलिए हॉकी से क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ठीक है। लेकिन अब बात आती है कि पर्सनालिटी पूछ दिया तो हम लोग कैसे करेंगे। तो कुछ पर्सनालिटी को आपको रेडी करके चलना है। कौन कौन सा? लुकिंग एट द ट्रेंड्स, मतलब जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना, वो बता रहा है कि जो अभी तक 3 पर्सनालिटी पूछा गया है, तीनों के तीनों में एक चीज़ कॉमन है कि वो क्या है, रिटायर्ड हैं, बिलोंगिंग टू क्रिकेट, और उनका कंट्रीब्यूशन या अचीवमेंट बहुत ज़्यादा था। क्लियर है? कौन कौन से 3 लोग थे, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर एंड मिथाली राज। तो इस साल पूछने का चांसेस किसका किसका है? अगर आप मुझसे बोलोगे तो मैं बोलूँगा कि कपिल देव एंड MS धोनी। ये 2 प्लेयर हैं जिनके ऊपर चांसेस ज़्यादा हैं सवाल पूछने के। क्यों? क्योंकि ये लोग वर्ल्ड कप विनर हैं, ठीक, दोनों के दोनों वर्ल्ड कप विनर हैं। और कपिल देव तो उस टाइम पे वर्ल्ड कप जीते थे जब डोमिनेंस था किनका, अंग्रेज़ों का या फिर वेस्ट इंडीज़ का, ठीक है, याद रहेगा। क्लियर है? एशियन गेम इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब की बार 100 पार वाला नारा दिया गया था और हमने टैली कितना किया था एशियन गेम्स में, 107+। क्लियर है? याद रहेगा। चलो नेक्स्ट वन इज, एक टिपिकली मेंशन्ड है एक ऑर्गेनाइजेशन और उसका रिलेशन विथ इंडिया, है ना, दैट इज
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है क्या? इट इज़ रेगुलेटर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड का जो रेगुलेशन है वो कौन करता है? WTO। अब ये रेगुलेशन के लिए कुछ इसके क्राइटेरियाज हैं, लाइक ये नेगोशिएट करेगा दो पार्टी के बीच में, इम्प्लीमेंट करेगा रूल्स को या फिर ट्रेड एग्रीमेंट्स को, या फिर अगर दो कंट्रीज़ के बीच में लड़ाई हो गया तो उसका डिस्प्यूट को रिजॉल्व भी कौन करेगा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ पे रहता है। इसका स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्जेक्टिव, फंक्शन और ऑफेंसेस या फिर डिस्प्यूट क्राइटेरिया, ये हमको रेडी करके रखना है। और साथ में इम्पैक्ट्स ऑन इंडिया। जब भी ये वर्ड दिखे ना, इम्पैक्ट क्या कर रहा है, कोई सा भी बॉडी पर्टिकुलर किसी एक ऑर्गन पे क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, तो वो जो इम्पैक्ट है वो दो तरीके से हो सकता है। इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी नेगेटिव। पॉजिटिव आपको देख के चलना है कि क्या क्या पॉजिटिव हो सकता है, लाइक कि WTO में एक्चुअली ट्रेड पे बात हो रहा है, तो हम लोग मोस्टली जो टर्म्स यूज़ करेंगे वो किस पे रहेगा? ट्रेड वाला टर्म, लाइक कि मार्केट का एक्सेस, एक्सपोर्ट का ग्रोथ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डिस्प्यूट कैसे हटाया जाए, या फिर फेयर ट्रीटमेंट। इकोनॉमिक टर्म विथ कॉमर्स एंड ट्रेड रिलेटेड ओरिएंटेशन। क्लियर है? याद रहेगा। नेक्स्ट वन वुड बी एग्रीकल्चर कमोडिटी, नेगेटिव में। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर जो कमोडिटी है इंडिया मार्केट में, यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए हम लोग को ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए होता है। ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए तो इसके लिए सब्सिडीज़ प्रोवाइड करते हैं, और ये जो सब्सिडीज़ है वो कहीं ना कहीं WTO के नॉर्म को क्या बोल रहा था? नेगलेक्ट कर रहा था, इसलिए निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। वैसे ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कि हमने क्या पेटेंट कराया हुआ है अपना जो प्रोडक्शन यूज़ कर रहे हैं उसको। डोमेस्टिक इंडस्ट्री, लाइक कि दूसरा जो कंट्री है उसका मार्केट ईजिली अवेलेबल है, और इंडिया में दूसरा कंपनी आके अगर सेम काम करेगा तो जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है जो कि लेस कॉम्पिटिटिव है, क्यों? क्योंकि ये सस्ते में चल रहा है, तो क्या होगा? ये कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे और बंद हो जाएंगे। लाइक इन हिस्ट्री जैसा हुआ था, है ना, कि जैसे ही चाइना का फ्लडिंग हुआ, मतलब चाइना से जो प्लास्टिक टॉयज़ का फ्लडिंग हुआ, तो उससे जो इंडियन डोमेस्टिक मार्केट था, जो कि वुड या फिर सॉइल, पॉटरी, इन सब चीज़ों से भरा हुआ था, वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। क्लियर है? याद रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन वुड बी, यहाँ पे कुछ वर्ड्स है, कुछ कीवर्ड्स है जो कि मैं निकाला था अलग अलग जगह से, है ना, तो इसको आप लोग यूज़ कर सकते हो अपने आंसर में। अब देखो, दो प्रॉब्लम होगा। हिंदी मीडियम वाले बोलेंगे कि सर ये तो इंग्लिश में लिखा है, हम लोग इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा, डू राइट देम इन देवनागरी, मतलब उसको रहने दो इंग्लिश में। प्रॉक्सी वॉर जो है उसको प्रॉक्सी वॉर ही लिखो, लेकिन बस क्या करना है आपको? देवनागरी में लिख देना है। क्लियर है? ऐसे ही सॉफ्ट पावर है तो उसको सॉफ्ट पावर भी ही लिखो, लेकिन देवनागरी में। कैसे? इट्स सॉफ्ट पावर, ये है देवनागरी में। क्लियर है? समझ में आ रहा है? स्टेटस को मेंटेन करने के लिए ये विक्टर्स जस्टिस, वॉर ऑन टेरर, वेस्टर्नाइजेशन, जोन ऑफ पीस, ये सारा चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है? कोई डाउट हो तो आज अभी वीडियो देख लेना, उसके बाद फिर आज जब लाइव स्ट्रीमिंग होगा ना तो आप लोग उसमें अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है? एक एक चीज़ पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? जो जो दिमाग में आएगा सब चीज़ ओपन अप कर लेना है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट वन वुड बी ऑन पार्ट 3। जब ये क्लास में ले रहा था अपने, जब मैं पढ़ाता था उस टाइम पे क्या हो रहा था कि ये सेक्शन ना मोस्टली लोग नेगलेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि एजुकेशन ही तो है, क्या ही है, इसमें स्कीम्स के बारे में ही बात करना है। जबकि ये जो सेक्शन है उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है, लाइक देयर इज़ अ HRD, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट। ठीक है? ह्यूमन रिसोर्स को अवेलेबिलिटी, एम्प्लॉयबिलिटी और प्रोडक्टिविटी के बारे में बात किया गया है। ये सारा चीज़ लिखा हुआ है ना आप लोग के सिलेबस में, ऐसा नहीं है कि मैं बेवजह का उठा लिया हूँ कहीं से। प्लीज़ चेक कर लेना अगर आप लोग को डाउट हो तो। ठीक है? सिलेबस को एक बार ही साथ में रख के देखना।
अब उसमें ट्रेंड्स का एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पूछा गया है। ठीक है, क्लियर है। अब क्या है इसके अलावा कि वाई एच आर डी का मतलब क्या होता है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट होता क्या है एक्चुअली, उसका कंपोनेंट्स क्या होता है, उनको अच्छे हेल्थ प्रोवाइड करना। लाइक कि डेवलपमेंट वाला जो हम लोग पहले सेक्शन में देखे थे ना, फर्स्ट पार्ट में, वही आपको यूज़ करना है। हेल्थ वाला सेक्शन, एजुकेशन वाला, लिविंग स्टैंडर्ड को कैसे इम्प्रूव किया जाए, वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड की जा सकती है उनको, या फिर जेंडर इक्वालिटी कैसे आएगा, पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ाया जाए, इन्वायरमेंट को कैसे सस्टेनेबल किया जाए, एक सामाजिक जुड़ाव कैसे स्थापित किया जाए। ठीक है, यही सारी चीज़ें हैं। इन सब के लिए जो एफर्ट्स लगा के आउटकम को इम्प्रूव करना है ना, इस चीज़ के बारे में हम लोग को बात करनी है यहाँ पे। तो ये जो इम्प्रूवमेंट है वो करेगा कौन, दैट वुड बी द इंस्टीट्यूट। अब ये इंस्टीट्यूट कैसे कैसे हैं, AITCE है ना, ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन काउंसिल, NCERT, नेशनल एजुकेशन टीचर काउंसिल, नेशनल वोकेशन एजुकेशन काउंसिल, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, ये सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कि अल्टीमेटली किस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि हम लोग आउटकम्स को कैसे इम्प्रूव करें। मतलब अगर क्वेश्चन पूछेगा इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो क्या पूछेंगे, व्हाट आर द फंक्शन, अबाउट पूछ लेगा कि क्या है ये इंस्टीट्यूट, इनका विज़न और मिशन पूछ लेगा। ठीक है, तो अगर आपको सब चीज़ के बारे में नहीं पता है ना, तो आप एक जेनरिक आंसर लिख सकते हो। वो जेनरिक आंसर क्या है, ये सारे वर्ड्स, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना, अल्टीमेट एम क्या है, इंडिविजुअल वेलबींग को बढ़ाना, एक्सपांड करना कैपेबिलिटीज़ को टू लीड फुलफिलिंग लाइफ, जो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है उसके परे। क्लियर है, याद रहेगा। ठीक है, आप PYQ देखोगे तो उसमें आपको ये कीवर्ड्स मिलेंगे कि अभी तक कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, मैं इन सब चीज़ों पे अगर आपको एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करने लगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इस वजह से ये सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट दे दिया जाएगा, आपको बस करना क्या है, अपना PYQ उठाना है और चेक करना है क्या ये सही है या नहीं है। ठीक है, और ये वाला जो सेक्शन है ना, पार्ट 3, ये मोस्टली सबका अपना वेबसाइट है। NCERT का अपना वेबसाइट है, हायर एजुकेशन को लेके अपना एक वेबसाइट है ना, नेशनल टीचर एजुकेशन काउंसिल का भी अपना खुद का एक वेबसाइट है। ठीक, अब ये सारी चीज़ें जब हो जाएंगी ना, ये सारा चीज़ आप रेडी कर लोगे, तो एक लास्ट में करंट ट्रेंड्स के ऊपर ना क्वेश्चन है। ये है करंट ओरिएंटेड, पूरी तरह से करंट ओरिएंटेड, और जिसमें चाहिए क्या हमको, डेटा। ठीक, जैसे कि एजुकेशन का रोल क्या है HRD में, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसा है हमारे यहाँ इंडिया में, या फिर इसका करंट रेलेवेंस क्या है, एजुकेशन के साथ इश्यूज़ क्या क्या है पर्टिकुलर सेक्शन को लेके, लाइक गर्ल्स एजुकेशन को लेके, डिसेबल्ड सेक्शन को लेके, डिप्राइव्ड सेक्शन को लेके। डिसेबल्ड इन द सेंस कि PWD जो सुन नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, जो पहुंच नहीं पाते हैं, है ना, या फिर डिप्राइव्ड सेक्शन के लिए, डिप्राइव्ड सेक्शन इन द सेंस कि इनको एक्सेस नहीं है किसका, एजुकेशन का। क्लियर है, ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में एकदम डिटेल में बात करेंगे हम लोग किसमें, लाइव स्ट्रीमिंग पे। अभी आप लोग इसको बस समझ लो कि कैसे यूज़ करना है। एक चीज़ और, जब भी किसी स्कीम के बारे में बात करेगा ना आपसे, आपको स्कीम्स पे करना क्या है कि 3 A's प्रॉपर्टी होता है, दैट इज़ क्या ये स्कीम अवेलेबल किसके लिए है, अगर अवेलेबल है तो क्या उसके पास एक्सेसिबिलिटी है, मतलब उस पर्टिकुलर सेक्शन को लेके, और इसके अलावा क्या ये अफोर्डेबल है। ठीक है, ये 3 क्राइटेरिया आप यूज़ करोगे। ठीक है, अगर ये सारे वर्ड्स अगर आप यूज़ करने लगे ना, लाइक 3A, 3 C's मैं आप लोगों को बताना भूल गया था, सॉरी, रिपीट करते हैं उसको। जब भी बायलैटरल रिलेशन का बात हो तो आपको ये 3 C's पे फोकस करना है, दैट इज़ कॉन्फ्लिक्ट, कॉम्पिटिशन एंड कोऑपरेशन। दोनों के बीच में लड़ाई, जो बायलैटरल रिलेशन में जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच है कॉन्फ्लिक्ट, उनके बीच में लड़ाई, कंपटीशन, किसी चीज़ के लिए जो वो लोग कॉम्पीट कर रहे हैं, कोऑपरेशन, कहीं पे क्या वो लोग एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं। ये तीनों आपको लेके चलना है। ठीक है, अपने आंसर में जब भी बायलैटरल रिलेशन पे क्वेश्चन आएगा आपको ये तीनों चीज़ें बतानी है।
आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा फॉर श्योर। थैंक यू। चलो अब क्या है, सारा चीज़ हो गया, कोई डाउट हो? एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आप लोग को, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं लाइक कि अगर स्कीम्स या फिर प्रोग्राम के ऊपर क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर जो याद रखना है दैट वुड बी कि ये लॉन्च कब हुआ था, दूसरा क्या ये सेंट्रल सेक्टर है या फिर स्टेट सेक्टर है या फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, ये पता होना चाहिए। तीसरा क्या है कि इसका जो मिनिस्ट्री है या फिर नोडल बॉडी है वो कौन सा है। ये 3 चीज़ बेसिक आपको पता होनी चाहिए। अब इसके अलावा स्कीम्स का प्रोविज़न जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा, ठीक है, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव और इसके पीछे बेनिफिशियरी, ये जो है आपको पूछा जाएगा 2 मार्क्स में। ये सेपरेट पूछा जा सकता है आपको 2 मार्क्स में, या फिर पूछा जा सकता है 4 मार्क्स में भी। इसके अलावा अगर कंटेम्प्ररी सिचुएशन में, मतलब प्रेजेंट सिचुएशन में जो गवर्नमेंट का एफर्ट है उसको लेके पूछ सकता है, ठीक है, क्या इसमें अमेंडमेंट हुए हैं, अगर अमेंडमेंट हुआ है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है, या फिर जिस चीज़ के बारे में गवर्नमेंट फ्रिक्वेंटली बात कर रहा है वो ज़्यादा रेलेवेंट हो जाएगा। क्लियर है? ये कब पूछेगा, 8 मार्क्स में या फिर 15 मार्क्स में। क्लियर है? याद रहेगा? चलो कोई डाउट हो तो मैसेज करना। थैंक यू।